जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 22 मई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा मिजोरम। तो मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है। लेकिन अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो वो है लद्दाख। ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन है, तो वो है मिजोरम। लेकिन भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो वो है लद्दाख। तो अभी हाल ही में मिजोरम के चीफ मिनिस्टर लाल दोहोमा के द्वारा ये घोषणा की गई है कि मिजोरम अब भारत का पहला पूरी तरह से साक्षर राज्य बन गया है। और यह जो सफलता हासिल हुई है मिजोरम राज्य को, यह उल्लास कार्यक्रम के तहत मिली है। यानी मिजोरम में जो उल्लास कार्यक्रम चलाया जा रहा था, उसके तहत मिजोरम को पूरी तरह से साक्षर राज्य बनने में सफलता हासिल हुई है। उल्लास का मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये जो उल्लास कार्यक्रम है, इसके तहत हर वर्ग के आयु को साक्षर किया जा सकता है। यानी कि जो लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं या जो लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते हैं, उनको भी इस कार्यक्रम के तहत साक्षर बनाया जाता है। तो दोस्तों, मिजोरम ने शिक्षा मंत्रालय का जो 95% का बेंचमार्क है, उसको भी पार कर लिया है। और अब मिजोरम की जो साक्षरता है वो 98.2% हो गई है। जबकि 2011 की जो जनगणना थी, उसके अनुसार मिजोरम की जो साक्षरता दर थी वो थी 91.33%, लेकिन अब हो गई है 98.2%। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट जरूर करते जाएं। उल्लास की बात करें तो यह केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसमें साक्षरता बढ़ाने और आजीवन सीखने को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाता है। दोस्तों, यह योजना 2022 से 2027 तक लागू की जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी? 74.04%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता थी 82.14%, जबकि महिलाओं की साक्षरता थी 65.46%। दोस्तों, जो 2001 की जनगणना हुई थी, उसमें साक्षरता दर कितनी थी? 64.83%, जबकि 2011 में कितनी हो गई थी? 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के शहरी क्षेत्रों में जो साक्षरता दर थी वो थी 84.11%, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर थी 67.77%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन है? केरल। सबसे कम साक्षर राज्य है बिहार। केरल की जो साक्षरता दर थी वो थी 93.91%, जबकि बिहार की साक्षरता दर थी 63.82%। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट जरूर कर लें। मिजोरम की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मिजोरम कभी असम का हिस्सा हुआ करता था और इसे 1972 में असम से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। फिर मिजोरम राज्य को 1987 में एक स्टेट का दर्जा दिया गया था। मिजोरम राज्य की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है और यहाँ के राज्यपाल हैं जनरल सेवानिवृत्त वी.के. सिंह और मुख्यमंत्री हैं लाल दोहोमा। और मिजोरम की जो कैपिटल है वो है आइजोल। अगला क्वेश्चन है, हार्ट लैम्प पुस्तक की लेखिका कौन है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है? तो उनका नाम है बानो मुश्ताक। तो दोस्तों, भारत के लिए ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट है कि किसी इंडियन ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो 2025 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है किसने? बानो मुश्ताक ने। और ये किस रचना के लिए जीता है? हार्ट लैम्प के लिए। दोस्तों, भारतीय लेखिका हैं, वकील हैं और कार्यकर्ता हैं बानो मुश्ताक। तो उन्होंने अपनी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। यहाँ पर आप बानो मुश्ताक को देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो हार्ट लैम्प पुस्तक है, यह कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। इस प्रकार से यह कन्नड़ भाषा की पहली ऐसी पुस्तक है जिसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? दीपा भास्ती ने। यहाँ पर आप दीपा भास्ती को देख सकते हैं। तो इन्हीं के द्वारा हार्ट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। बानो मुश्ताक की किताब हार्ट लैम्प में दक्षिण भारत की मुस्लिम महिलाओं की मुश्किलों का बहुत मार्मिक चित्रण किया गया है।
इससे पहले साल 2022 में गीतांजलि श्री की पुस्तक टॉम ऑफ सेंड को भी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। दोस्तों, टॉम ऑफ सेंड का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। तो इस पुरस्कार की स्थापना साल 2005 में की गई थी। पहले इसे मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार कहा जाता था, लेकिन अब इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कहा जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि दी जाती है और ये जो पुरस्कार राशि होती है ये लेखक और अनुवादक दोनों में बराबर बांट दी जाती है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अमेरिका में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार उन रचनाओं को दिया जाता है जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो और यूके या आयरलैंड में उनका प्रकाशन किया गया हो। ठीक है। और दोस्तों, साल 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार था ये जर्मनी की लेखिका जेनी एरपेनबेक की किताब कैरोस को मिला था। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF अधिकारी कौन बनी है? तो उनका नाम है गीता सामोता। तो दोस्तों, CISF की सब इंस्पेक्टर हैं गीता सामोता। तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है। इस प्रकार से जो गीता सामोता है वो CISF की पहली ऐसी ऑफिसर बन गई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए गीता सामोता का संबंध किस स्टेट से है तो वो राजस्थान से है और राजस्थान के सीकर से उनका संबंध है। वह 2011 में CISF में शामिल हुई थी। देखिए, यहाँ पर बात हुई है CISF की। तो CISF को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बोला जाता है। तो यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। स्थापना इसकी 1969 में हुई थी। और दोस्तों, इसका जो प्रमुख काम होता है, जो हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं, अंतरिक्ष विभाग के जो प्रमुख स्थान होते हैं, एयरपोर्ट और जो बंदरगाह होते हैं, उनकी रक्षा करना। इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी। चलिए दोस्तों, कुछ प्रथम महिलाएं भी डिस्कस करते हैं। तो कॉमनवेल्थ की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? सरली बोचबे। भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? सोहेली अख्तर, जो कि बांग्लादेश की हैं। भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? जय सिंथा कल्याण। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि जिम्बाब्वे देश से संबंध रखती हैं। ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? रेचल रीव्स। तो इन सभी महिलाओं को भी आप नोट कर लें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? शिवपाल सिंह किस खेल से रिलेटेड हैं जिन पर 8 साल का बैन लगाया गया है? आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रो। तो दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी शिवपाल सिंह पर 8 साल का बैन लगाया गया है। यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। दोस्तों, उन पर यह बैन क्यों लगाया गया है? क्योंकि वो डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं और एक बार नहीं 2 बार फेल हुए हैं, इसलिए उनको कड़ी सजा दी गई है और उन पर 8 साल का बैन लगाया गया है। अब ये बैन किसने लगाया है? ये लगाया है दोस्तों नाडा ने, यानी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने या नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने। तो इसके द्वारा उन पर 8 साल का बैन लगाया गया है। दोस्तों, नाडा जो संस्था है यह एक ऐसी संस्था है जो खिलाड़ियों में डोप टेस्ट करती है और देखती है कि कोई खिलाड़ी प्रतिबंधित दवा तो नहीं ले रहा है। ठीक है, अगर कोई डोप टेस्ट में फेल होता है तो उस पर बैन लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 14,000 केस दर्ज किए गए हैं? आंसर हो जाएगा इसका सिंगापुर। तो दोस्तों, सिंगापुर में अभी हाल ही में कोरोना बहुत बड़ी मात्रा में फैला हुआ है और वहाँ पर कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो पाया गया है JN1। ठीक है, तो इसके लगभग वहाँ पर 14,000 केस दर्ज किए गए हैं। सिंगापुर के अलावा हांगकांग, चाइना और थाईलैंड में भी इसके मामले मिले हैं। दोस्तों, अभी जो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने ये बताया है कि 1 जनवरी से लेकर 19 मई तक
भारत में केवल 257 कोरोना के मामले हैं। ठीक है, यानी अभी भारत में इसका प्रकोप नहीं है, लेकिन सिंगापुर, हांगकांग, चाइना, थाईलैंड, इन सभी देशों में ये फैला हुआ है। दोस्तों, कोविड JN फर्स्ट की बात करें तो यह ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इसे पिरोला भी कहा जाता है, यानी JN फर्स्ट को पिरोला भी कहा जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगस्त 2023 में पहली बार ये देखा गया था और इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं और इसके कुछ लक्षण हो सकते हैं जैसे सिर दर्द, बुखार, खांसी और सूखी खांसी और स्वाद या गंध का ना आना, आंखों में जलन। जिस प्रकार से कोविड-19 के लक्षण होते थे उसी प्रकार के इसके लक्षण हैं और ये कोविड-19 का एक नया रूप है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ओलिव रिडले कछुए की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया किसने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा इसका इंडियन कोस्ट गार्ड। तो दोस्तों, ओडिशा के तट पर हर साल एक विशेष प्रकार के कछुए किनारों पर आते हैं, यानी समुद्र के किनारों पर, नदियों के किनारों पर आते हैं और वो अपने अंडे देते हैं। इन कछुओं का नाम क्या है? ओलिव रिडले कछुए। यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। तो जब ये कछुए किनारों पर आते हैं तो कई बार लोग इनको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन इनको नुकसान ना हो इसके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया था, जिसके तहत जो रूसी कुल्या नदी है ओडिशा की, उसके मुहाने पर 6,98,000 कछुओं को बचाया गया है। दोस्तों, जो ओलिव रिडले कछुए होते हैं ये नवंबर-दिसंबर में किनारों पर आते हैं और घोंसला बनाते हैं, अंडे देते हैं। इसके बाद अप्रैल और मई तक वो यहाँ पर रहते हैं, फिर वापस ये नदियों में और समुद्र में चले जाते हैं। देखिए, बात हुई है यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसकी शुरुआत 1 फरवरी 1977 को हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्य उद्देश्य है शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करना। तो देखिए, भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर है अरेबियन सी, ये हिंद महासागर, ये बे ऑफ बंगाल। तो इसकी रक्षा करना किसका काम होता है? इंडियन कोस्ट गार्ड की। और इंडियन कोस्ट गार्ड का काम ये भी होता है कि समुद्र में किसी भी प्रकार की तस्करी ना हो सके, तो इस पर भी वो निगरानी रखता है। वर्तमान में इसके डीजी कौन है? एस परमीश। चलिए कुछ प्रमुख ऑपरेशन भी डिस्कस करते हैं। तो ऑपरेशन शिव अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो आपको याद ही होगा कि यह भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है पाकिस्तान के आतंकियों को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया है भूकंप प्रभावित म्यांमार की मदद करने के लिए। ऑपरेशन सरधाबा BSF के द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया है। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश में शुरू किया गया था। और ऑपरेशन सद्भाव की बात करें तो टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही कोडाई कनाल सौर वेधशाला किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु में। दोस्तों, अब ये सौर वेधशाला चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि अभी हाल ही में भारत सरकार के डाक विभाग ने कोडाई कनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट को जारी किया है। यहाँ पर आप उस डाक टिकट को देख सकते हैं। तो इस डाक टिकट को अभी हाल ही में जारी किया गया था डाक विभाग के द्वारा, इसलिए ये चर्चा में रही है। बात करते हैं कोडाई कनाल सौर वेधशाला की। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1899 को हुई थी और ये कोडाई कनाल तमिलनाडु में स्थित है और यह भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान से संबंधित है। दोस्तों, ये जो कोडाई कनाल सौर वेधशाला है, इसके माध्यम से सूर्य से संबंधित जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो किया जाता है इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका 21 मई को। तो दोस्तों, हर साल भारत में 21 मई को एंटी टेररिज्म डे या आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। हुआ क्या था दोस्तों कि 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में कांग्रेस पार्टी के प्रचार करते समय जो लिट्टे, जो कि एक आतंकवादी संगठन था, उसके आतंकवादियों के द्वारा राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। तो इसी घटना की याद में आतंकवाद विरोधी दिवस भारत में 21 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए भारत के सबसे यूथ प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वो थे राजीव गांधी। उन्होंने 40 साल की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली थी।
21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। पहला आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई 2020 को मनाया गया था। चाय का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा चाइना में होता है और भारत में असम। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा? आंसर हो जाएगा 2050 तक। तो दोस्तों, अभी हाल ही में पेरू में स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के द्वारा ये कहा गया है कि भारत 2050 तक दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा और वो चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। तो अभी भारत में जो आलू का उत्पादन होता है वो हर साल होता है 60 मिलियन टन, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र है उसके द्वारा ये कहा गया है कि साल 2050 तक भारत में जो आलू का उत्पादन होगा हर साल वो होगा 100 मिलियन टन। तो इससे भारत चाइना को पीछे छोड़ देगा और भारत सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बनेगा दुनिया का। यहाँ पर हम कुछ खाद्यान्न या फसल को डिस्कस करेंगे। विश्व में प्रथम कौन है, भारत में प्रथम कौन है? चावल की खेती में चाइना विश्व में प्रथम है और भारत में पश्चिम बंगाल। गेहूं और आलू की खेती में चाइना पहले और भारत में उत्तर प्रदेश। मक्का की खेती में दुनिया में अमेरिका, भारत में कर्नाटक। दलहन या दालों की खेती में विश्व में प्रथम भारत और भारत में प्रथम मध्य प्रदेश। मूंगफली की खेती में विश्व में चाइना और भारत में गुजरात। गन्ना की खेती में विश्व में ब्राज़ील और भारत में उत्तर प्रदेश। जूट की खेती में दुनिया में भारत और भारत में पश्चिम बंगाल। तंबाकू की खेती में दुनिया में चाइना और भारत में आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबर की खेती में दुनिया में थाईलैंड पहले पर है और भारत में केरल। कॉफ़ी के प्रोडक्शन में दुनिया में ब्राज़ील पहले नंबर पर है और भारत में कर्नाटक पहले स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम बनाएगा? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका ने एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाने की घोषणा की है जो अंतरिक्ष से भी हमलों को रोक सकता है। ठीक है, तो इजराइल के आयरन डोम की तरह अमेरिका भी खुद का डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहा है जिसका नाम रखा गया है गोल्डन डैम, और यह मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। ये बताया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि अंतरिक्ष से भी अगर कभी हमला होगा तो उसे भी ये रोक सकता है। जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा कि भारत का जो S-400 है वो पाकिस्तान की मिसाइलों को वहीं पर रोक दे रहा था, उसी प्रकार का ये गोल्डन डोम सिस्टम बनाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। इसमें करीब अमेरिका $175 बिलियन का खर्च करेगा। दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट, ये सभी मिल जाएगा। जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज कर लें अर्जुन 400। इस कोर्स की वैलिडिटी होगी 2 साल की। और दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है इस कोर्स को लेने में तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा अब हम रिवाइज करेंगे कल के करंट अफेयर्स को। डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो वह एक खगोल वैज्ञानिक थे। NCC की एक टुकड़ी ने किस पर्वत चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? एवरेस्ट। निकू सोर डैन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? रोमानिया। भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु। M.R. श्रीनिवासन का 95 साल की आयु में निधन हो गया है। वह कौन थे? परमाणु वैज्ञानिक। चीन और किस देश ने गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? कंबोडिया। कामिल इदरीस किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं? सूडान। किस देश में माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तेलंगाना। किस देश में भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? गुआना। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में प्रमुख अनुसंधान संस्थान डिस्कस करेंगे, जैसे केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुडी में है, और केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में, केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है,
और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे ये पूछा गया था कि नारोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस स्टेट में है, तो ये है उत्तर प्रदेश। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर उत्तर प्रदेश बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, मिजोरम की कैपिटल क्या है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और इसके अलावा 13 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक और 1800 MCQs की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे जब आप। और दोस्तों, ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 2025 की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज मिल जाएगा 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। 2024 की ई बुक भी आपको इसी कूपन कोड के साथ मिल जाएगी। और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल, और ऐप पर आपको GK GS की ये सभी ई बुक भी मिल जाएगी, तो इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं। और टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा इस ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ।